हेलो एवरीवन। आज हम वायरस पे अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वायरस के बाद उसका हम क्लासिफिकेशन और उसकी कुछ डिजीजेस भी पढ़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी हमें पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है। आज वायरसेस शुरू करते हैं। तो थोड़ी बात वायरस से रिलेटेड मैं आज बताऊंगी। उसके बाद 2-3 क्लासेस में ये वायरस ही चलेगा धीरे धीरे और आप लोगों को क्लियर होता जाएगा जिससे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो चीज मैं बता रही हूँ उसको याद भी करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए, वायरस में मेन चीज ये है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जिन साइंटिस्ट के नाम लिखे इनको आपको याद करना होगा। याद कर लेंगे तो अच्छा है, वरना एक बार इसको आप लिख लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा, जिससे आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अगर इसको देखोगे तो याद आ जाएगा। तो वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोस्की ने। ठीक है, इवानोस्की इनका नाम था। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिए। इवानोस्की ने वायरस को ढूंढा था। कैसे ढूंढा था? पहले जो पाश्चर की लैब में एक कोई वर्कर थे, कोई साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है, अगर उसको हम पोर्सिलेन के जो फिल्टर्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते हैं 0.2 nm के, उसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो ऊपर नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है और ऊपर फिल्टर होके जो पार्ट फिल्टर होता है वो ऊपर रह जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब हम बैक्टीरिया के कल्चर को फिल्टर करते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया है सब ऊपर फिल्टर में ही चिपक जाते हैं, नीचे तक नहीं आ पाते। और अगर जो नीचे वाला जो इकट्ठा होता है लिक्विड ब्रॉथ, वो पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री होता है। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट इवानोस्की ने किया। इवानोस्की ने लेकिन किया बैक्टीरिया नहीं लिया। इन्होंने एक प्लांट को डिजीज हुई थी, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज, जो कि टोबैको प्लांट को हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस जहाँ पे इन्फेक्ट किया था प्लांट को, वो पार्ट इन्होंने क्या किया, वहां से उस कल्चर को निकाला। ठीक है, उसको ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जब वो कल्चर तैयार हो गया तो उसको उन्होंने उसी फिल्टर से छानने की कोशिश की जिससे बैक्टीरिया को छाना जाता था। फिर उन्होंने उसको फिल्टर करने के बाद देखा कि जो नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है छानने के बाद वो इन्फेक्शियस है कि नहीं। तो इन्होंने पाया कि वो इन्फेक्शियस था। बैक्टीरिया के केस में जो फिल्ट्रेट आ रहा था वो इन्फेक्शियस नहीं था, लेकिन वायरस के केस में वो फिल्ट्रेट इन्फेक्शियस हो गया था। वो दोबारा से प्लांट को डिजीज कंडीशन में लेके आ जा रहा था। उस वायरस से फिर से प्लांट का इन्फेक्शन हो जा रहा था जो हेल्दी प्लांट थे। इससे पता चलता था कि जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर में नहीं छन पाते, बैक्टीरिया जिसमें छन जाते हैं उसमें वायरस नहीं छन पाते, और छनने की प्रोसेस में जो नीचे छना हुआ पार्ट आता है या फिल्ट्रेट आता है उसमें भी इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रेजेंट होते ही हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि छन ही नहीं पाते। इतने छोटे पोर साइज के फिल्टर बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इन पार्टिकल्स को हम लोगों ने भी बेजरनिक ने वायरस का नाम दिया। तो इसकी डिस्कवरी तो इवानोस्की ने की थी, लेकिन बेजरनिक ने वायरस टर्म दिया। वायरस नामकरण जो था वो बेजरनिक ने किया। अब स्टैनले का नाम पूछा जाता है। स्टैनले ने क्या किया था, ये बताया था कि जो वायरस है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने और बताया कि जो वायरस होते हैं वो मेनली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो अब देखिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। वायरसेस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। इनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। और कुछ वायरसेस में इन्वेलप्ड लिपिड भी होता है, लिपिड की बाहरी लेयर भी होती है, जैसे कोरोना वायरस हम देख रहे हैं आजकल। तो ये वायरस क्या करते हैं, दैट कैन इन्वेड लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं इजीली। ठीक है, और उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरसेस नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं। नॉन सेलुलर इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें सेल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई सेलुलर ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, इसलिए इनको नॉन सेलुलर कहा जाता है, जो कि केवल जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और लिविंग सेल्स को हार्म पहुंचाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है वायरसेस की, इनको देख लेते हैं। वायरसेस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इनका साइज रेंज दिया हुआ है 220 से 300 नैनोमीटर।
इनके पास या तो डीएनए या तो आरएनए, इनमें से कोई एक जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, दोनों नहीं प्रेजेंट होते किसी वायरस में एक ही साथ, ठीक। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए हो गया। अब इसके चारों तरफ से प्रोटीन की कवर होती है, इसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं। प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड नाम भी देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैप्सिड, या प्रोटीन कोड की ब्रैकेट पे कैप्सिड लिख लीजिएगा। सम वायरसेस हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। कुछ बैक्टीरिया में कुछ वायरसेस में क्या होता है, कैप्सिड की भी बाहर एक अलग से कवरिंग होती है, वो लिपिड की बनी होती है या लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर की होती है, और उसको क्या कहते हैं, इन्वेलप। फर्दर एक इन्वेलप बन गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वायरसेस के पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, ये ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट का मतलब ये है कि जब इनको सेल जब तक नहीं मिलती है तब तक ये पैरासाइट नहीं होते। इनको ग्रो करने के लिए जरूरी है कि सेल मिले ही मिले, उसके बिना ये नहीं रह सकते। इसके अगर सेल नहीं मिलेगी तो ये नॉन लिविंग कंडीशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको ऑब्लिगेट मतलब इनको जरूरी है। ऑब्लिगेट का मतलब हमने बताया था ना कि कोई चीज अगर किसी चीज के लिए बहुत जरूरी होती है तो उसको ऑब्लिगेट कहते हैं, और कोई जरूरी नहीं होती उसके बिना भी काम चल जाता है तो फैकल्टेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट मतलब जब तक इनको सेल नहीं मिलेगी तब तक ये पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये नॉन लिविंग कंडीशन में ही रहेंगे। उसके बाद कुछ निगेटिव पॉइंट इनके लिखे हुए, डू नॉट मल्टीप्लाई इन केमिकली डिफाइंड मीडिया। ये बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते कि हम अगर सोचे कि लैब में हम वायरस को मल्टीप्लाई करवा लें किसी मीडिया में जैसे बैक्टीरिया को कराते हैं, तो ये नहीं करेंगे। इनको सेल चाहिए, बैक्टीरिया सेल चाहिए ही, उसके बिना ये नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे अपना, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता फ्री। उसके बाद देखिए, डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन। इन बाइनरी फिशन जैसा कोई मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होता है जैसे बैक्टीरिया में होता था। अब वायरस से ही मिलता जुलता दूसरा वर्ड है हमारा, एक वायरॉइड्स है, दूसरा प्रियॉन्स है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है कि अगर केवल आरएनए पार्टिकल ही है, केवल आरएनए पार्टिकल अगर इन्फेक्शियस है, ठीक है, मतलब आरएनए पार्टिकल को जब तक सेल नहीं मिलेगी वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ऐसे हवा में ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब इसको सेल मिल जाएगी तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। और आरएनए पार्टिकल जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वायरॉइड्स, ठीक है। उसको वायरस नहीं कहेंगे क्योंकि वायरस के पास तो प्रोटीन का कवरिंग भी होती है, तो उसको वायरस कहते हैं। अगर प्रोटीन कुछ नहीं, केवल आरएनए ही इन्फेक्ट कर रहा है तो वो वायरॉइड कहलाएगा, वायरस नहीं कहलाएगा। उसके बाद प्रियॉन्स आता है, नाम से पता चल जा रहा है कि केवल प्रोटीन इन्फेक्ट कर रहा है ना, उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर केवल प्रोटीन ही किसी को इन्फेक्ट कर रहा है, प्रोटीन पार्टिकल ही इन्फेक्शियस हो जाता है तो उसको प्रियॉन्स कहते हैं। और प्रियॉन्स की कुछ डिजीज, 3 डिजीज तो बिल्कुल रट लीजिए। पहली मैड काउ डिजीज है, जिसको हम बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलाइटिस मैड काउ डिजीज कहते हैं, बीएसई शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा स्क्रेपी इन शीप एंड क्रूट्सफील्ड जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस में ये वाली डिजीज कॉज करता है। इन तीनों डिजीज के नाम सबको याद होने चाहिए। इसके अलावा और कोई डिजीज नहीं है प्रियॉन से होने वाली जिस पे अभी तक स्टडी की गई हो, इसलिए इनके ही नाम घूम फिरा के पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, या एक बार पढ़ तो लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप इसका क्लासिफिकेशन हमने थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है। क्लासिफिकेशन जो बाल्टीमोर ने दिया था वही हम पढ़ते हैं, बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन ही हम पढ़ते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें उन्होंने वायरस पार्टिकल को उनके जीनोम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया कि किस तरह का जीनोम उनमें पाया जा रहा है। तो जीनोम के अकॉर्डिंग जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो देखिए या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ में पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम होता है, कुछ में निगेटिव सेंस आरएनए जीनोम होता है, निगेटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगी अभी बाद में आप लोगों को, अभी तो केवल बस देख लीजिए, नाम लिखे हुए मैंने। और सातवां है डबल स्ट्रैंडेड गैप्ड डीएनए जीनोम। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गैप डीएनए जीनोम पाया जाता है जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैरी करने वाले वायरसेस को हम डबल स्ट्रैंडेड गैप डीएनए जीनोम वायरसेस का नाम देते हैं। तो इस तरह से जीनोम के बेसिस पे 7 अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है वायरसेस का। इसमें से पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड, और ये क्या होता है ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी।
आज की क्लास में केवल आप वायरस को जो 7 तरह से क्लासीफाई किया गया है इसको नाम को याद करेंगे अच्छे से, और कल मैं सबका बताती जाऊंगी कि किसमें कैसे होता है विद एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ मैंने प्रियॉन्स की एग्जाम्पल लिखे हैं डिजीज के। आज का आपका होमवर्क है कि वायरॉइड से होने वाली किसी एक डिजीज का नाम आप इसके नीचे लिखेंगे। आज ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा मैं अभी क्लासिफिकेशन में आज नहीं जा रही हूँ, कल हम इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे विद एग्जाम्पल। इतना तब तक आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कल इसके बाद के नोट्स बना के लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।